यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 के एस्पिरेंट आज मैं वो आपसे बात करने वाला हूँ जो कोई ओपनली नहीं करता। सो अगर आप गलत स्ट्रैटेजी से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो चाहे कितनी बार भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वो आपके लिए मुश्किल ही लगेगा और सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा कि एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़नी चाहिए, पीआईक्यू को कैसे एनालिसिस करना चाहिए और सिलेक्शन में एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला है या नहीं। अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए सीरियस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो से आपका डिसाइड होगा कि आपने एनसीईआरटी सिलेक्शन लेना है या पीवाईक्यू से लेना है या दोनों से मिलाकर ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूँ, आपको पता है। और सबसे पहले मैं बात बताऊँ कि जो एग्जाम की रियलिटी है ना, वो पहले वो समझ लो दोस्त, कि जो पेपर होता है ना दोस्त, वो एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको पता है, और कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है, आपको ये भी बात पता है ना। कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल पेपर आता है, आपको पता है। कोई भी कहता है कि यार कैसा पेपर आएगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर रहेंगे और कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस आता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। एंड और अगर आपका कॉन्सेप्ट घुमाकर पूछ सकता है, कभी-कभी अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो वो आपसे कॉन्सेप्ट घुमाकर पूछेगा, तो आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चंस टफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हमको एनसीईआरटी समझ नहीं आती। दोस्त, इतनी पतली आपको किताब समझ नहीं आती, इसका मतलब आपने कभी भी ढंग से तैयारी नहीं की। इवन अगर कोई हमसे ड्रॉपर बोलता है ना, तो पास होता है, तो मैं तुमको ज़रूर पीटता। राउंड नंबर 1 में देखूँ कि एनसीईआरटी में राउंड में बताऊँगा कि कैसे कितने राउंड में आपको कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ना है। तो सबसे पहले जो राउंड नंबर 1 है, जो लेवल नंबर 1 है, वो होता है कि फाउंडेशन रीडिंग। सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग मतलब फाउंडेशन रीडिंग। नाउ टाइम आपके लिए 1 से डेढ़ महीना लगेगा आपको एक फाउंडेशन बनाते हुए। जब आपने कोर सब्जेक्ट पे काम कर लिया आपने, दैट्स व्हाई आप बहुत अच्छा आपको समझ में आने लगेगा ये एनसीईआरटी। रूल क्या होने वाला है कि कोई भी देखो, कोई स्ट्रेस एमसीक्यूज नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी को रीडिंग करना है। कोई भी टेंशन नहीं रखना कि यार मार्क्स आएंगे कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं क्या ही, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक दोनों चीजें इंप्रूव होंगी, है ना। फिर अच्छा क्या करना है, सबसे पहले लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है। डायग्राम को समझो कि डायग्राम एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे अर्थ क्या निकल रहा है, तब जाके एनसीईआरटी समझ में आती है। एंड एग्जाम्पल और बुक को इग्नोर मत करो, प्लीज डोंट इग्नोर एग्जाम्पल्स, बुक्स, रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने एक रिसोर्स वाली क्लास में आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या रिसोर्स रहते हैं और किन किन रिसोर्स को कैसे फॉलो करना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और हर बेसिक का क्लियर करो, जितनी भी बेसिक हैं, बेसिक का क्लियर आइडिया करो कि कितना बेसिक किसके लिए है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो उसका मेन रीज़न होगा, वो है आपका बेसिक। आप कितनी भी दुनिया को एक्सक्यूज़ दे देना कि पेपर इतना था, पेपर वो था, भाई दुनिया आपकी एक्सक्यूज़ नहीं सुनती, वो सिर्फ़ ये सुनती है कि आपने कितनी शिद्दत से किसी भी चीज़ को पढ़ा था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बात करूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि टॉपिक समझ आना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना दोस्त। ये नहीं कि बस ऐसे पढ़ते चले गए कि ऑब्जेक्टिव टॉपिक समझ आना नहीं चाहिए, रट्टा नहीं। ये मतलब नहीं होता, एनसीईआरटी ऐसे नहीं। बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है एनसीईआरटी को। राउंड नंबर 2 में देखूँगा, लेवल नंबर 2 स्टार्ट रियल प्रिपरेशन। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपकी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है दोस्त। क्या कि एक चैप्टर उठाओ और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखो, एंड अब एनसीईआरटी पढ़ते वक़्त सोचो कि इस लाइन से क्वेश्चंस आ सकता है क्या? यानी एक पैराग्राफ उठाया आपने, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने गॉल्जी बॉडी पढ़ा, तो गॉल्जी बॉडी को आपने एक बार पढ़ा, तो उस लाइन में देखो कि क्या कहाँ पर कौन-सी लाइन से कितना क्वेश्चंस बन सकता है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में बनाने हैं दोस्त। टेक्निक क्या रहने वाली है कि इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करो, जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइन है, उनको अंडरलाइन करो। यस, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। जितनी बार आप रिपीटिशन लगाएँगे ना दोस्त, आपको खुद पता चलने लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। टॉप रैंकर कौन होते हैं भाई? वो स्क्रैच से पढ़ते हैं। उनको पता चलता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। लेकिन जैसे कि अब ना, जैसे जितने भी ड्रॉपर होते हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एटीट्यूड बहुत होता है कि ये इतना ज्ञान दे रहा है, इसका क्या? भाई मैंने वो काम किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ। रिपीट कॉन्सेप्ट को मार्क लगाओ कि यहाँ पे हाँ भाई, कोई कॉन्सेप्ट वीक हो सकता है, उसको मार्क लगाओ। और एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप जितने भी बैच में एनरोल है ना, जिस दिन आपने सेल्फ स्टडी करना नहीं स्टार्ट किया, उस दिन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन से स्टार्ट कर दिया, उस दिन सिलेक्शन होगा, क्योंकि टीचर वहाँ के गाइड नहीं करेंगे आपको, टीचर सिर्फ पढ़ा के निकल जाएगा। पीवाईक्यू जो होती है वही लाइन के साइड में रखो, यानी कि अगर ये एनसीईआरटी चल रही है यहाँ पे, तो पीवाईक्यू भी यहीं से रखो कि यहाँ पर पीवाईक्यू बन सकता है। वहाँ पे क्वेश्चंस मान लगाओ कि यस, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बन सकता है। राउंड नंबर 3 की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मार्क एनसीईआरटी पढ़ो।
जब आप राउंड नंबर 3 करेंगे ना, तो देखो पहली बार में आपने बेसिक कर लिया, दूसरी बार में आपने ये देख लिया कि कहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आता है, फिर उसको मार्क किया ना, तो जितने भी मार्क वर्ड है ना, उनको रिवाइज़ करना है। क्योंकि इतनी बड़ी एनसीईआरटी है, जब उनको आप रिवाइज़ करेंगे, जब उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, तो डेली 100 से 150 एमसीक्यूज़ लगाने हैं अगर आपके पास टाइम हो, और इवन आपके लिए 70 से 80 एमसीक्यूज़ इनफ है। जो मैं एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़ चलाऊँगा ना, इंग्लिश में पेपर ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन से बने होंगे ना दोस्त, आपको पता चलेगा, उससे आपकी एनसीईआरटी रिवाइज़ हो जाएगी। और ये यूट्यूब पर कोई नहीं कर रहा था, इवन पहली बार मैं कर रहा हूँ। गलती हो तो तुरंत एनसीईआरटी खोलो और देखो कि क्यों गलती है, कहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट वीक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं लैग खा रहा हूँ। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कि सब इसमें ना स्पीड प्लस एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होगा जब भी आप ये करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ फाइनल बात मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को यार मैक्सिमम 3 से 4 बार उसको रिवाइज करो और 3 से 4 बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और स्मार्ट वे से पढ़ो, तभी जाके आपका सिलेक्शन 3x के चांसेस हो सकते हैं, वरना नहीं। जितना आप एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे ना दोस्त, उतनी जल्दी ही आपका सिलेक्शन दूर जाएगा। आप अपने हाथों से आप सिलेक्शन को दूर करेंगे, ठीक है। नाउ आगे मैं बात करूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है, उसको डिवाइड करो 3 पार्ट में। नंबर 1 है कि चैप्टर चैप्टर वाइज़ जो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या रहने वाली है। आपको पता है कि एवरी चैप्टर को पहले सामने लिखो और ये देखो कि कितनी बार को पहले क्या 0 बार क्वेश्चन, यानी कि एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया उससे, या एक बार आया है क्वेश्चन या 2 से 3 बार आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखता है। फिर रूल क्या रहने वाला है कि जो चैप्टर आप 2 बार से ज़्यादा आया है, वही सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा ये लग जाएगा कि यस, यही चैप्टर आएगा और यही एक हाई लिंक चैप्टर बनेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं दोस्त। फिर मैं आगे बात करूँ, क्वेश्चन्स टाइप की आइडेंटिफ़ाई करो कि कितने टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, एडवांस आ रहे हैं या ईज़ी आ रहे हैं या डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन्स को आइडेंटिफ़ाई करो। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, पहले ये देखो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो नहीं आ रहे, डायग्राम बेस्ड तो नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करो कि यार कितना कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, और अपना भी माइंड चलाओ कि यस, इसमें इतना कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। इससे पता चलेगा आपको एग्जामिनर का माइंडसेट। देखो, पेपर लीक करने के लिए पैसों की नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ती है। अपने हाथ अपना पेपर लीक कर सकते हो, इवन अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज प्लस कंसिस्टेंसी प्लस फोकस होगा तो, ठीक है। एनसीईआरटी सोर्स लिंकिंग, देखो बहुत सारे सोर्स होते हैं ना, वो लिंक होते हैं एनसीईआरटी से। आपको पता है कि एवरी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है, एवरी प्रीवियस ईयर का जो जवाब है ना, वो एनसीईआरटी में ढूंढो। यानी जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनका जवाब आप एनसीईआरटी में ढूंढें, वहीं पे आपको इनका जवाब मिलेगा। एंड फिर पेज नंबर लिखो कि यार इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन आया है, एंड लाइन को मार्क करो दोस्त, क्योंकि उससे पता चलेगा कि यार यहाँ लाइन से क्वेश्चन आया है। फिर सिमिलर क्वेश्चन खुद बनाओ कि यस, इस लाइन से ये मैं क्वेश्चंस बना सकता हूँ। जब आप ये काम करना स्टार्ट करेंगे ना दोस्त, तब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप ना, तुम्हारी किताब ही बताएगी कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। किताब बहुत कुछ बोलती है, आपको पता है। तो मतलब ये क्या होता है ना कि ये स्टेप 99% स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें उनको पता ही भी नहीं होती। तो मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ इसको करना है। फिर मैं आगे बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें स्किप कर देते हो, तो यार प्लीज़ कहीं चैनल ना स्किप हो जाए, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक बार खो गया ना, तो आपको कहीं भी नर्सिंग गाइडेंस नहीं मिलेगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है? फिर वीक ज़ोन प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक गलत है, उस टॉपिक की लिस्ट बनाओ और वीकली रिवाइज़ करो कि यस, ये टॉपिक वीक था मेरा और इसको मैं वीकली रिवाइज़ करूँगा। ठीक है दोस्त? फिर आगे मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ी गलती, सब कुछ तो करते रहते हैं, लेकिन एक बिगेस्ट मिस्टेक कर देते हैं ना दोस्त, वो ये कि इर्रेलेवेंट बुक पे ज़्यादा डिपेंड रहना। कभी-कभी आपको बुक ही नहीं पता। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर कोई बुक बता दो भैया, कोई रिसोर्सेज़ बता दो। यार मैंने हर एक बुक बता रखी है दोस्त। अब मैं उसको ज़्यादा बार नहीं बता सकता हूँ। मैंने बताया है भाई, रिसोर्स वाली हम वीडियो देखेंगे, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना? नाउ फिर आगे मैं बात करूँ, एनसीईआरटी को लाइटली लेना। एनसीईआरटी समझते हैं, अरे एनसीईआरटी कहाँ, मेरे टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वही नोट से क्वेश्चन्स आते हैं। भाई वो टीचर कहाँ से पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा है या कहीं और से तो नहीं पढ़ा रहा है, ये पहले चेक कर लेना होता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट होता है आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। ठीक है यार, कोई भी सिलेक्शन लेके जाता है ना, तो एनसीईआरटी पे ध्यान देता रहता है। जब बाद में आपको ये मतलब कोई बताता नहीं कि यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसका मतलब यही है कि वो आपको ये चाहता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन इसका ना हो। क्यों? क्योंकि वो बताने नहीं चाहता। वो चीज़ें बताना चाहता है जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन मैं वो तुमको बताना चाहता हूँ जो तुमने कभी भी सुना ही नहीं, ना तुमको कोई बताता है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करना है, लेकिन एनालिसिस नहीं करते बहुत सारे लोग। यहीं पे वो सबसे बड़ा लैग करते हैं। रिवीजन स्किप कर देते हैं भाई, इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि वो रिवीजन को स्किप कर देते हैं। रिवीजन को तो हल्के में लेते हैं, कहते हैं अरे रिवीजन तो मैं कर ही लूँगा।
जब मेरे को ये सब आ गया तो मैं रिवीजन तो कर ही लूँगा, ऐसा दिमाग में रखते हैं। सो मैं फाइनल जो बात करूँ कि यार आपको लगभग एनसीईआरटी को 3 राउंड तक पढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाओ और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो उसका एनालिसिस करो और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजी का एग्ज़ैक्ट चैप्टर ऑर्डर में बताऊँ, केमिस्ट्री के फिजिक्स का शॉर्ट प्लान बताऊँ और डेली टाइम टेबल वर्किंग स्टूडेंट के लिए, तो कमेंट में लिखो प्लान और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ बातें नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेक्शन की बातें होती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।